नॉलेज एंड करिकुलम का होगा और नॉलेज एंड करिकुलम का आज हमारा फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट एमसीक्यू क्लास होगा। तो जो भी स्टूडेंट आगरा यूनिवर्सिटी के हैं वो आराम से जुड़िए और ये पूरा कंप्लीट कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चंस आप लोगों को जो है जो करवाए जा रहे हैं वो तो करो ही, जाहिर सी बात है, बट आप ये भी चेक करो कि ये कौन कौन से टॉपिक से लिए जा रहे हैं और ये टॉपिक आप लोगों के लिए है या नहीं। इसीलिए ये सारी चीजें देखना आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो गुड इवनिंग। आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम जुलाई में होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की एक आईक्यू कितना होता है? यही है ना, स्टोरी टेलर। बताओ आप लोग, इतना पढ़े हुए हो, बताओ। अभी आप लोगों को जो है गिफ्टेड चिल्ड्रेन, आप लोगों को स्लो लर्नर, मेंटल रिटार्डेड, ये सारा करवाया गया है। एग्जाम जुलाई में होगा। एमडीयू को लेकर के आज मैंने एक वीडियो भी बनाया, अभी आपको आधे एक घंटे में मिल जाएगा। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताया, प्लीज वो देख लेना। और सारा क्वेश्चन करके जा रहे हो तो अच्छी बात है, बट उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कर लेना, ये ज्यादा अच्छा है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ के चले जाना। मैम 27 जून बीएड की लोक अदालत में हियरिंग है, वो क्या हुआ? अभी उसका कोई भी डिसीजन पता नहीं चला है। जैसे ही उसमें इंफॉर्मेशन आएगी तो हम लोग बिल्कुल आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तो हो ही गया है वो मामला। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर ले। सो आप लोगों का नॉलेज एंड करिकुलम में सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग का नॉलेज से रहेगा, नॉलेज चैप्टर आप लोग को करके जाना बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ साथ वाद, जो वाद वाला चैप्टर है वो आप लोगों के लिए करके जाना जरूरी है। ठीक है मैम, मेरे बुक में 140 से ऊपर बता। अच्छा, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। मानसिक रूप से पिछड़े बालक बालक की जो आईक्यू होगी आप लोगों की 82 से नीचे होगी। ठीक है, 82 से नीचे। अब वो 70 टू 80 के बीच में कहीं मिलेगा आपको, कहीं 75 के जो है नीचे मिलेगा, इस तरह से रहता है। तो मतलब लेस देन जो है वो आप लोगों का जो 90 है, बच्चों का जो 90 से स्टार्ट होता है एवरेज, सामान्य बालकों के लिए 90 से। तो 90 से जितना कम होगा, चाहे 89 हो, 88 हो, 87 हो, ये सभी के सभी आपके मानसिक रूप से पिछड़े बालक में जाएंगे। देखो नाम अलग अलग है। मेंटली रिटार्डेड का अगर पूछ रहे हो तो 75 हो जाता है। अगर आप इडियट वाला, जोन का जड़ बुद्धि वाला पूछ रहे हो तो वो 25, ओनली 25 आईक्यू से नीचे हो जाता है। तो वो एग्जैक्टली क्वेश्चन मानसिक रूप से पिछड़े हैं तो उसमें आप लोगों का ये होगा। 140 से ऊपर गिफ्टेड का होता है। नॉलेज एंड करिकुलम का भी आप लोगों को टेलीग्राम पर अभी दे दिया जाएगा थोड़ी देर में, जैसे आधे एक घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वैसे ऑलरेडी हमने आप लोगों को दिया हुआ है, अगर पहले जाके क्लासेस देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम का क्वेश्चन, अगम प्रताप एमडीयू नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब से होगा? जुलाई में। मैम श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, हाँ, के लिए भी है ये क्लास। 80 से कम होती है। सिखावटी, देखो हर जगह अलग अलग है, लेकिन एवरेज जो है मानसिक मंदता का वही रहता है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नॉलेज इज बेस्ड ऑन डैश। नॉलेज जो है किस पे बेस्ड होता है? ज्ञान किस पर आधारित है? आंकड़ों पर, जानकारी पर, अभ्यास पर या स्पष्टीकरण पर? डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस या एक्सप्लेनेशन? बताओ, ज्ञान किस पर आधारित है? जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग। ओहो शिट, सॉरी, ये किसका है? स्टोरी टेलर। एक्चुअली में डाला गया है बट वो पब्लिश नहीं हुआ है। आपने बोला तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि डाला तो गया है। एक्चुअली में हमारा, आप लोग को पता है कि ऐप अभी अपडेट हुआ है, तो जो पहले के पीडीएफ थे, जो पहले के क्लासेस थे, वो माइग्रेट नहीं हो पाया। उसको हम लोग माइग्रेट किए हुए हैं लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो वो मैं अभी जस्ट ये क्लास खत्म होता है मैं कर देती हूँ, बस एक क्लिक का देर है, फिर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। इंफॉर्मेशन बेस्ड 1B, ठीक है। स्माइली ने सबसे पहले दिया है, प्रीति, कौशल,
स्टोरी टेलर 1-2, संजना, आयुषी, जीके विथ पावर, नेहा, अमन, विक्रम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर दूंगी, डोंट वरी। ए नंबर, नहीं नहीं, जानकारी, इंफॉर्मेशन होगा, यानी कि आप लोगों का इंफॉर्मेशन। देखो, ज्ञान कैसे बनता है इसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है। जब आप लोगों को अगर इसका क्वेश्चन नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर ही नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी जब मिलती है किसी टॉपिक के बारे में, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो कंप्लीट उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सूचना है, जब वो मिल जाती है तब ज्ञान का निर्माण होता है। तो इसीलिए जो है ये आप लोगों का नॉलेज इज इक्वल टू हो जाता है इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं के जुड़ने से, जानकारियों के जुड़ने से जो है ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाता है ज्ञान की जगह जानकारी रहता है, यानी कि सूचना, तो ये किस पर आधारित हो जाता? यहाँ पे मान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं रह करके, सॉरी यहां नहीं, यहां पर मान लेते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहता, तो क्या आंसर होता बताओ तो? अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया हुआ रहता तो क्या होता? अभी मैं बोल तो रही हूँ, अपडेट हुआ है तो सारे टेस्ट जो है हट गए हैं जो पहले थे, अभी फिर से मुझे क्रिएट करना होगा, तो थोड़ा सा लग रहा है टाइम, लेकिन मैं ट्राई करूंगी आप लोग को जितना जल्दी दे देने को। प्रीति ने आंसर दिया है डेटा, यानी आंकड़े। समझ रहे हो ये क्वेश्चन को? स्माइली ने भी डेटा दे दिया है, रितिका ने भी जो है डेटा यानी आंकड़ों पर दे दिया है। स्टोरी टेलर ए है, जीके डेटा ए होता है, ए तब सही होगा, यस। चलिए ठीक है, वेरी गुड। समझाना जरूरी है, भागना जरूरी नहीं है, 10 क्वेश्चन करके भी हम लोग जाएंगे, लेकिन समझ के जाना चाहिए। इस एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो अगर यहां पर जानकारी रहा, अगर यहां पर इंफॉर्मेशन रहा, तो हमारा आंसर आंकड़े हो जाएगा, क्योंकि जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन जो है डेटा से बनता है, आंकड़ों से बनता है। जितने डेटा, और ये याद रखना, एक और क्वेश्चन, एक और इसमें आता है रिफाइंड डेटा। जितने भी डेटा हम यूज करते हैं, जितने भी हम आंकड़े यूज करते हैं, वो रिफाइन होने चाहिए। रिफाइन कहने का मतलब वेरीफाइड होने चाहिए। ऐसा ही नहीं, पहले आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं, उसको हम वेरीफाइड करते हैं, देन वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। फिर वो इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन, जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो वो ज्ञान यानी कि नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन चीजों पर ध्यान देना है। नहीं आई है बाबू, बस वेट करो, आप लोग का चांसेस है, आपकी 10 जुलाई के बाद एग्जाम होगा। अभी इंफॉर्मेशन कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है, बट यही आ रहा है। ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या हैं? द मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज आर, मेन सोर्सेस पूछ रहा है, संस्कृति, स्वाभाविक प्रवृत्ति, आत्म साक्षात्कार, या वो सभी, कल्चर, इंस्टिंक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन, या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ सोर्सेस कौन है? सोर्सेस, यहां पर सोर्सेस ऑफ नॉलेज हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके रिलेटेड आपको आंसर देना है। जल्दी करो जल्दी करो। संस्कृति यानी कि कल्चर, कल्चर से हमें नॉलेज मिलता है क्या? हमें मिल जाता है, या फिर हम ऐसे ही जो है उसे ये करते हैं? कल्चर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, बता दो। चलिए, बिल्कुल सही है, डी नंबर है। देखो, हमें हमारे कल्चर यानी संस्कृति से ज्ञान मिलता ही है। स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसको इंस्टिंक्ट कहते हैं, हर किसी का अपना एक नेचर होता है, उस नेचर के थ्रू जो है वो काम करता है, तो उससे भी हम नॉलेज जो है गेन करते हैं इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके। फिर उसके बाद हो जाता है आत्म साक्षात्कार, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलेंगे। ये तो सबसे बोल सकते हो कि अच्छा और प्योर नॉलेज होता है, तो ये ऑन देन डी, थर्ड नंबर।
किसने कहा विश्वास करो कि जीवन जीने योग्य है और तुम्हारा विश्वास इस तथ्य को बनाने में मदद करेगा? Who said believe that life is worth living and your belief will help create the fact? आपके ऑप्शन है प्लेटो, गेल डेवर्स, विलियम जेम्स या रूजवेल्ट। किसने बोला है ये? प्लेटो ने बोला है या फिर डेवर्स ने बोला है या फिर जो है आप लोग के विलियम जेम्स ने या रूजवेल्ट ने? देखो यहां पर याद रखना, यहां पर बोला जा रहा है विश्वास यानी बिलीफ, या बिलीफ भी जो है ज्ञान का ही पार्ट है। जिसको हम विश्वास बोलते हैं ये भी ज्ञान का पार्ट है, नॉलेज का पार्ट है। जब डिटेलिंग में अगर किए होगे तो इसमें आप लोग को पता होगा। सी नंबर इसका आंसर है बाबू, विलियम जेम्स है। प्लेटो देने लगे, मैं भी बताने वाली थी तो चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने जो है प्लेटो दिया, अदरवाइज मैक्सिमम ने सी दिया है। चलो ठीक। 4 नंबर, स्किल रिक्वायर्स, कौशल की आवश्यकता है। स्किल क्यों रिक्वायर है? कारण के लिए, रीजन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, व्यवहारिक एक्सपोजर के लिए या मान्यता के लिए? सर्टिफिकेशन के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर या वैलिडेशन या रीजन? जल्दी जल्दी। हमें स्किल की जरूरत क्यों होती है? किस स्किल का मतलब, कौशल का मतलब हुआ कि कोई भी क्वालिटी जिसको हम सीख रहे हैं, हमने अर्न किया है, हमने अक्वायर किया है, उसकी हमारी उसकी जरूरत हमें क्यों होती है? अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जो है आपको जुलाई में होगा, क्योंकि एक्सपोजर के लिए, प्रैक्टिकलिटी के लिए। अगर मान लो कि आज मैं जो है अकाउंटेंसी का काम सीख लेती हूँ, ठीक है, तो क्या करूंगी? उसको बैठा करके मैं अंदर रख लूंगी, ठीक है मैं तो ये हूँ, अकाउंटेंट हूं, मैं ये हूँ, वैसे करूंगी? नहीं ना। तो उसको हम जो है यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है? बी सी नंबर तो सिंपल है, इसमें फिर आपको कहीं और घूमने की जरूरत ही नहीं थी। प्रैक्टिकल एक्सपोजर देकर इजी बना दिया था क्वेश्चन। 5 नंबर, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा दी है किसने? एजुकेशन इज टू एक्सप्रेस द इनहेरेंट परफेक्शन ऑफ मैन। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? प्लेटो, रूसो, विवेकानंद या महात्मा गांधी? बताइए। नहीं, ये फर्स्ट ईयर के लिए कुछ क्वेश्चन मैच करेगा, कंटेम्प्रेरी में इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, आदर्शवाद प्रयोजनवाद वाला भी क्वेश्चन आएगा तो मैच कर जाता है। तो बिल्कुल नहीं है ये मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये हाँ कुछ करेगा मैच। आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम जुलाई में होगा। यस यस, विवेकानंद, बिल्कुल सही। आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है, विवेकानंद करेक्ट। नहीं बाबू, विवेकानंद। देखो हमारे जो है इनहेरेंट क्वालिटी को बाहर निकालने की अगर बात हो रही है, विवेकानंद। मिलता जुलता ही है इन लोगों का डेफिनेशन, इसलिए आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे हो, तो मुझे इसमें ये ताज्जुब नहीं है, क्योंकि सभी का मिलता जुलता है। ये वाला बता दो, मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? एजुकेशन इज अ 3-वे प्रोसेस। हु हैज सेड दिस? एडम्स, ड्यूई, टिपी नन या राधा कृष्णन? जल्दी जल्दी करो ना आंसर भाई। अफजायती, ये क्या मतलब है? डीवी डीवी डीवी, यस यस बिल्कुल सही, जॉन डीवी। अच्छा, ये त्रिमुखी प्रोसेस जो ये बताया गया है, 3-वे प्रोसेस, इसमें कौन कौन से आते हैं? तीनों में कौन कौन से आएंगे? त्रिमुखी प्रोसेस बताया गया ना कि 3 टाइप्स 3-वे है, तो कौन कौन से 3-वे है? नाम बताओ, नाम बताओ किन तीनों को शामिल करके इन्होंने 3-वे प्रोसेस बताया है। इसको ट्राइपोलर भी बोलते हैं, कि ये जो है त्रिध्रुवीय प्रोसेस है। कौन सा है 3?
याद रख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक जो है टीचर है, जॉन डीवी ने बताया है, दूसरा स्टूडेंट, दूसरा पोल स्टूडेंट एंड तीसरा पोल जो है करिकुलम है। ये जॉन डीवी का बोला हुआ है। क्वेश्चन ये भी देता है कि जॉन डीवी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टीचर एंड स्टूडेंट है, तो तीसरा जो है थ्री वे कौन सा होगा? आपके ऑप्शंस में जो रहेगा करिकुलम रहेगा, उसमें उसको टिक करना होगा। यस, गुड। हाँ, ये फर्स्ट ईयर में भी आएगा, ये आप लोग का कंटेम्प्रेरी में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर में आ सकते हैं। ज्ञानार्जन का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन का मीनिंग क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, इमोशनल ट्रेनिंग या सोशल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, संवेगात्मक प्रशिक्षण या सामाजिक प्रशिक्षण। हाँ हाँ बिल्कुल, इस बार क्या हर बार होता है आगरा यूनिवर्सिटी में? आगरा यूनिवर्सिटी के लिए है, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एमसीक्यू एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर दे रहे हो? कोई सी भी दे रहा है, राहुल सी दे रहे हैं, बाकी बी दे रहे हैं। बाबू इमोशनल कैसे हुआ? नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान तो हमारे इंटेलेक्चुअल यानी कि हमारा संज्ञान कॉग्निशन से रिलेट करता है ना ज्ञान। नॉलेज जो है कॉग्निशन से रिलेट करता है, तो ये तो इंटेलेक्चुअल है, तो क्लियर था। यहाँ पे बौद्धिक रह सकता है, यहाँ पर आप लोगों का संज्ञानात्मक रह सकता है। ठीक है, ये सब इसी के नाम है। ये मानसिक रह सकता है, ये सब इसी के नाम है, तो ये ज्ञान से रिलेटेड होगा। यस, बी नंबर। 8, टैगोर ने किस शिक्षा संस्था की स्थापना की है? विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश बाय टैगोर? वनस्थली विद्यापीठ, विश्व भारती, अरविंद आश्रम, उपरोक्त में से किसी का नहीं, बताओ। अच्छा, आप आगरा से नहीं हुई, आगरा यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये उन लोगों का जो है एमसीक्यू ही होता है। कोई नहीं राहुल, आगे आंसर देते चलो। देखो आज मैंने टारगेट किया है कि 20 से 25 क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग कर ले। बी नंबर, बी नंबर, विश्व भारती, विश्व भारती, यस, गुड। ठीक है, चलिए 9, शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का क्या अर्थ है? वॉट इज मेंट बाय द एम ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एजुकेशन? अपनी आत्मा का उत्थान करना, अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना, खूब बोलने की क्षमता का विकास करना, अपनी शक्तियों, योग्यता और क्षमताओं का विकास करना। Uplifting your soul, make good use of your leisure time to develop the ability to speak fluently या टू डेवलप वंस स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। तो बताओ कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के उद्देश्य का क्या मीनिंग है? 9 नंबर का है आंसर। कीर्ति डी, इंदु डी, डी, ट्राइफोबिन, प्रीति सभी डी, गुड गुड गुड, वेरी गुड, यस डी हो जाएगा, क्लियर है। 10th, अब देखो यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। अब इसमें जितना क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है कंटेम्प्रेरी, उनका उसमें से क्वेश्चन मिल सकता है। सबसे पहले है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? हु सेड नॉलेज इज दैट विच इल्यूमिनेट्स द माइंड ऑफ मैन? अरस्तु, रसेल, सुकरात या विलियम जेम्स? किसने ये स्टेटमेंट दिया है? किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित या एनलाइट करता है, लाइटेन करता है? 10th नंबर या 1 नंबर करके दो। ओके, ट्राइफोबिन सोनम है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, पेट बच्चे भी आ चुके हैं, अच्छी बात है। देखो आप लोगों का एक तरह से रिवीजन के लिए ये टाइम है, और इसीलिए ये सारी चीजें आप लोग को एक बोल सकते कॉन्फिडेंस भी देगा, जो भूले हुए रहोगे वो रिवाइज भी हो जाएगा। यस, आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर, रसेल। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ो।
उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अकॉर्डिंग टू द उपनिषद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज आर देयर? ठीक है, कितने टाइप्स का नॉलेज होगा भाई उपनिषद के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं। 6, 2, 3, 4। उपनिषद के अकॉर्डिंग ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अगर किसी को पता है कौन कौन सा है तो वो भी आंसर दे देना। ये अगर आप लोग को ये पता है कि उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का है, कौन कौन सा है, तो वो भी बता ही देना। चलो ढूंढना फिर। मैं आंसर बता देती हूँ 3, क्योंकि सही ज्यादा का आया नहीं, ज्यादा का सही आता तो मैं इसको बता देती कौन कौन सा होगा। यस, इसका 3 नंबर है। 3 3। उपनिषद के अनुसार ज्ञान जो है 3 प्रकार के हैं। असेसमेंट की क्लास कल होगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लासेस होती है ना, तो असेसमेंट की क्लास कल रहेगी। श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? इन विच चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज हैव बीन डिस्क्राइब्ड? 10th, 12th, 16th या 18th? ओके, हम लोग, मैं अभी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं कीर्ति, मैं अभी जस्ट आपको बता देती हूँ। इसका आंसर दे दो। जल्दी करो भाई। इस वाले में थोड़ा सा है। 18 18। यस, 18। 18 ही करना है इसको, ठीक है? 18 है। 18वें अध्याय में ये बोला गया है। नेक्स्ट, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है। बुद्धिवाद का सिद्धांत यानी रैशनलिज्म रिलेटेड टू नॉलेज किसने दिया है? सुकरात एंड प्लेटो, अरस्तु, जॉन डीवी जेम्स? जल्दी जल्दी, ये तो इजी है, इसमें क्यों टाइम लगाओगे? 4A, कौशल, आयुषी, आयुषी, प्रीति। यस, ए है, ए है, सुकरात एंड प्लेटो है बुद्धिवाद का सिद्धांत देने वाले। गुरु शिष्य का रिलेशन है। 5 नंबर, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के थ्रू नॉलेज कैसे दिया जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य, या नियम से उदाहरण, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, नन ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा भाई है निगमन। तो आगमन और निगमन वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पूछा जाएगा। ये नॉलेज एंड करिकुलम में है, इवन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में भी ये पूछा जाएगा, उनको तो पेडागोजी पेपर में भी पूछा जाएगा। तो उन लोगों का भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दोनों का दोनों। ठीक है, जल्दी करो। और जो ये होगा उसका अपोजिट इसका दूसरा भाई जो है, जिसका नाम निगमन है, वो होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्पेसिफिक टू जनरल, यस, गुड गुड। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर, और अगर निगमन का पूछ लेगा तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। सेंसेशन इज अ फादर ऑफ अ रेशनल थ्योरी। जॉन लॉक, फिर अरस्तु, या हवार्ड, या कांट? बोलो।
कौन भाई साहब हैं संवेद विवेकपुर? ऐसा वाला क्वेश्चन ना नॉलेज इन करिकुलम में एटलीस्ट 7-8 रहेगा, मतलब कि कौन किसको दिया गया है, फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें 4-5 रहेंगे, तो ये सब मिला करके 10-12 नंबर आपका यहीं पर निकलेगा। निगमन जो है नियम से है। वेरी गुड सोनम, याद रखियो। यस, गुड। ये कृपा जिनका भी, ये बहुत अच्छा आपने लिखा है, पूरा एक्चुअली में लिख दिया है। कौन है भाई सेंसेशन के फादर? बोलते हैं ना कि क्लास में मैम पूछती हैं कौन है इस बच्चे का बाप, तो कौन है सेंसेशन का फादर? अरस्तु। जॉन लॉक का भी नाम आएगा, आगे में आएगा, जॉन लॉक को इतना जल्दी मत लॉक करो, आगे में देखो। हु इज द फादर ऑफ एम्प्रिसिस थ्योरी? अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अब आ जाओ, सुकरात या अरस्तु या जॉन लॉक या प्लेटो। अनुभववाद सिद्धांत, देखो अभी हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए। बुद्धिवाद का पढ़ लिया, सुकरात, प्लेटो, गुरु शिष्य का हो गया। आपने अभी सेंसेशन पढ़ा, संवेदवाद ऐसे कुछ है, तो सेंसेशन का जो है आपका हो गया, अरस्तु हो गया। एंड नाउ अब आप लोगों का जो है अनुभववाद। बताओ ये कौन है? अनुभववाद के कौन है? अब नहीं बोलोगे जॉन लॉक, अब आपके मुंह से जॉन लॉक नहीं निकलेगा। सी नंबर, ठीक है। यस, बहुत सारे बच्चों ने दिया है, सॉरी सॉरी, आप लोगों ने दिया है, याद है आपको, लेकिन मुझे ज्यादातर पेड बच्चों की ही दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का सही आ रहा है। हाँ, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विथ नॉलेज? ये आप बहुत बार पूछा है, 2019 लिखा गया है, 2021 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया क्वेश्चन है। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विथ नॉलेज? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, वैल्यूएशन, लॉजिक, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा या तर्कशास्त्र? याद रखना, ज्ञान से संबंधित यानी कि नॉलेज से रिलेट करने वाला जो ब्रांच है फिलॉसफी का, वो है आप लोगों का ज्ञान मीमांसा, जिसको यस बी नंबर सभी दे रहे हैं, बहुत अच्छा, जिसको कि हम लोग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और फिर ठीक है, ज्ञान मीमांसा। फिर उसके बाद से आप लोग का तत्व मीमांसा आ जाता है, जिसको हम लोग मेटाफिजिक्स कहते हैं। ये यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है, किस पदार्थ से या किस तरह से हुआ है, उसके बारे में पूछता है। और हमारा जो मूल्य मीमांसा है, जिसको कि हम वैल्यूएशन कहते हैं या फिर इसको एथिक्स कहा जाता है, ये पूछता है कि सही गलत क्या है, अकॉर्डिंग टू यू, या आपके अकॉर्डिंग सही गलत क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, जिसको कि हम मोरालिटी भी बोल सकते हैं, मोरालिटी, ठीक है, नैतिकता, ये सारी चीजें जो है इसमें देखी जाती है। तो अगर क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पे नॉलेज वाला पूछा है, अगर वैल्यूएशन पूछ दे या फिर तत्व मीमांसा पूछ दे, तो आंसर जरूर दे देना। तो आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज? नॉलेज लेने का कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इनकॉर्पोरेशन मेथड या ऑल ऑफ द अबव? प्रत्यक्ष विधि, प्रयोग विधि, निगमन विधि या सभी? कोई नहीं, आप जाकर के तैयारी करो अच्छे से, कल का एग्जाम है, कंटेम्प्रेरी आई थिंक है ना, कंटेम्प्रेरी का भी जस्ट आधे से 1 घंटे के बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट, गेस क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा, प्लीज उसमें से करके जाना। उसमें जितना क्वेश्चन बताया जाएगा सारा कर लेना, क्योंकि उसी में से एग्जाम में आएगा, एकदम ध्यान रखना उसको, ठीक है। चलिए, इसका हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट हैं आप लोग।
कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। नॉलेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018-19 लिखा हुआ है, 21 में भी आया है, 21 या 22 या 23 में, 22 में आई थिंक। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉलेज ब्रिंग्स कल्चर स्टैग्नेशन, ट्रांसमिट्स नॉलेज एंड कल्चर, या नॉलेज प्रिजर्व्स कल्चर, डेवलप्स नॉलेज कल्चर। बताओ कौन सा होगा? ए नंबर, ए नंबर, यस। ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव यानी कि स्टैग्नेशन, कल्चर को रोक कर, ठहराव का मतलब कि कल्चर को वहीं पे रोक दिया है, ऐसा कभी नहीं करता है, उसको ट्रांसफर करता है दूसरे जनरेशन को, उसमें डेवलपमेंट करता है, तो ये सारी चीजें करेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एमिल? एमिल पुस्तक का लेखक कौन है? और मुझे लग रहा है कि इस बार आप लोगों में नॉलेज इन करिकुलम में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ए सही नहीं है, ए ही, हाँ बाबू ए सही नहीं है, इसीलिए उसको हम लोगों ने लिया, ठीक। डीवी रसेल, रूसो, एडम्स, कौन है? यस यस करेक्ट, रूसो, रूसो, सी नंबर 2। करेक्ट, सी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक? रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या किलपैट्रिक? अब आएगा आप लोगों का आंसर जो पहले बच्चे दे रहे थे। बोलो 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 बोलो। सी नंबर, डी नंबर, ए नंबर, कौन सा? सी। नहीं नहीं, भूल गई हो। प्लेटो होगा, यस, सी नंबर, ठीक है। कीर्ति ध्यान रखो। 16 नंबर, द स्टेटमेंट एजुकेशन इज टू वे प्रोसेस, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? एजुकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अभी तो हमने थ्री वे पढ़ा था, लेकिन फिर से ये टू वे आ गया, ये बोलने वाला कौन बंदा है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है? एडम्स का, रायबर्न का, ड्यूई का, या यूवी का, या वॉटसन का? हाँ प्लेटो ही है कीर्ति, ठीक है, गुड। ठीक है ठीक है, इसको दे दो। यस, एडम्स का, एडम्स का, गुड। चलो बिल्कुल सही, ए नंबर, एडम्स का। तो देखो, टू वे बताने वाले बंदे हो गए एडम्स, और थ्री वे बताने वाला बंदा हो गया जॉन डीवी, ठीक है, ये दोनों का नाम याद रखना। ठीक, चलो गुड, आज के लिए इतना है। हाँ, नहीं, टू वे जो बोला है एडम्स ने बोला है, जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट होगा, और डीवी ने थ्री वे बोला है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम होगा। नूतन, कंफ्यूज मत हो। चलिए, तो अब हम मिलेंगे कल। कल हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग रहेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग का चैप्टर 1 आकलन यानी असेसमेंट से क्वेश्चन, असेसमेंट इवेल्युएशन से जो रहेगा उसको हम जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। कल 4 बजे मिलेंगे, और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से ले लेना है आप लोगों को। थैंक यू। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप एमडीयू के लिए बात कर रहे हो तो वो कुछ देरी में जो है अभी के अभी अपलोड हो जाएगा एक वीडियो, ठीक है। डेट नहीं आया है, जुलाई में एग्जामिनेशन है। टेक केयर एवरीवन। ये चीजें आपने पढ़ी है,
कि ज्ञान क्या होता है। बस उन चीजों को जो है हमेशा ध्यान में रखना। ज्ञान बनता कैसे है, जैसे क्लास जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है एक्चुअली में बनता कैसे है, उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है, इन चीजों को आपको एकदम अपने माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, ये सेकेंड ईयर का क्लास है। नॉलेज एंड करिकुलम का ऑब्जेक्टिव होगा बिल्कुल। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखो, ज्ञान किस पर आधारित है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते रहता है, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये कैसे घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है, ज्ञान किस पर आधारित है ये बताइए। नॉलेज इज बेसिस ऑन डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस या एक्सप्लेनेशन। आंकड़े, जानकारी, अभ्यास या स्पष्टीकरण। ज्ञान किस पर आधारित होता है? खुश रहिए। ओके, सी नंबर बता रहे हैं वीएस सर कि अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर। देखो, ज्ञान का डेफिनेशन यानी नॉलेज का डेफिनेशन किया है तभी समझ में आएगा, तभी जो है आंसर दे पाओगे। जिन्होंने नहीं किया है तो तुक्का मार के निकलेंगे, वो मैं पहले से बता रही हूँ। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। नॉलेज जो है किस पर आधारित है, या हम ये बोल सकते हैं कि नॉलेज जो है किससे बनता है। नॉलेज को बनने में यानी ज्ञान के निर्माण में जो है, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए सी आया है। बस अब मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। जब हमने ये नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, इसका डेफिनेशन किया था, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन से बनता है, जानकारी से। जैसे अभी आकर के किसी ने मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, अगर मुझे उसमें इंटरेस्टेड लगेगा तो उसमें और मैं छानबीन करूंगी और उस प्रॉपर टॉपिक के बारे में पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। जब एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन, और या बोल सकते हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम जब कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है, नॉलेज में बदल जाता है। तो ये चीजें तो पढ़ी हैं, तो फिर इसका आंसर तो इजीली दे देना चाहिए था भाई कि इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। थ्योरी हो चुका है जो आप लोग को करवाया गया है, अभी फिलहाल हम इसी पर है। आंसर कौन सा हो जाएगा? इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर भी नॉलेज वाले टॉपिक से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रीजन, यानी निम्न में से कौन सा कारण से संबंधित नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है ये। आप लोग का वे ऑफ नोइंग जो था, यानी कि ज्ञान के जो रास्ते थे, ज्ञान क्यों हम लोग लेते हैं, ज्ञान का जो है लेने का रीजन जो है, रास्ता कैसे बनता है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो रीजन जो है इनमें से किससे रिलेट नहीं करता है? रीजन यानी कारण, यस। तो आपका पहला ऑप्शन है मेंटल कैपेबिलिटी, जिसको कि हम मानसिक क्षमता कहते हैं। कॉज यानी कि कारण खुद ही, या जस्टिफिकेशन जिसको हम औचित्य बोलेंगे, या कॉन्फिडेंस जिसको हम आत्मविश्वास बोलेंगे। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ऊपर से पार हो रहे हैं, इट मींस कि आप लोगों को एक बार फिर से नॉलेज का जो है चैप्टर देखने की जरूरत है। डी नंबर अशोक का आंसर है। चलिए डी नंबर आंसर दे रहे हैं अशोक। यस, करेक्ट आंसर है डी नंबर, विश्वास। अब आप बोलोगे मैम विश्वास कैसे रिलेट नहीं करता है और बाकी कैसे रिलेट करता है, तो सुन लो। कारण यानी रीजन, हम कभी भी कोई भी ज्ञान लेते हैं ना, नॉलेज लेते हैं, उसके पीछे कारण होता है। और जो ज्ञान है हमारा, नॉलेज जो है हमारा, मेंटल एबिलिटी से जो है रिलेट करेगा। मेंटल एबिलिटी डेफिनेटली, आपको नॉलेज ले रहे हो तो दिमाग में आपका कितना शक्ति है उसी से डिपेंड करेगा। कारण तो डेफिनेटली होता ही है, उसके पीछे रीजन होता है। औचित्य यानी जस्टिफिकेशन, मतलब जो चीज आप कर रहे हो उसके पीछे का आप एक जस्टिफाई करते हैं। हम लोग बताते हैं, कह रहे पता है मैं बीएड क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैंने देखा कि वो सर बहुत अच्छा कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी कर लेना चाहिए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे उससे पहले आप जस्टिफाई करने लगते हो, अपने आप को जस्टिफाई करना या अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना, तो ये सब रिलेट करेगा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इससे, रीजन से रिलेट नहीं करता है।
जब हमारे पास नॉलेज आता है तो हमारे पास आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके पहले ये सारी चीजें हमें नॉलेज बनाने में चाहिए, जो कि रीजन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हु सेड बिलीव दैट लाइफ इज अ वर्थ लिविंग एंड योर बिलीफ विल हेल्प क्रिएट द फैक्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने कहा विश्वास करो कि जीवन जीने योग्य है और तुम्हारा विश्वास इस तथ्य को बनाने में मदद करेगा। आपके ऑप्शंस है प्लेटो, गेल और विलियम जेम्स या रूजवेल्ट। आप इसका आंसर बताइए। हाँ, ये नॉलेज मतलब एक फिलोसफिकल टर्म हो जाता है। फिलोसफिकल टर्म कहने का मतलब हो जाता है कि टोटली आपके फिलोसफी वाले चीजों से रिलेट करेगा। पहले ज्ञान को, नॉलेज को कैसे डिपिक्ट किया गया, फिर आज के टाइप में जो है नॉलेज का नाम शिक्षा, एजुकेशन हो गया है। तो जो पढ़ा हुआ रहेगा इसको अच्छे से वही आंसर कर पाएगा। ऑब्जेक्टिव इसीलिए नॉलेज इन करिकुलम का जो आता है थोड़ा टफ हो जाता है, जो नहीं पढ़े रहेंगे उनके लिए टफ है। चलिए, ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भाई, तो स्टेटमेंट जानोगे तभी आंसर दोगे। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि 30 मार्क वाला चीज तो इसमें है नहीं। तो पता रहेगा तभी दे पाएंगे, चाहे कोई भी चैप्टर से हो। नहीं पता रहेगा तो आप नहीं दे पाओगे। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग ऐसे भी इसका आंसर जो है अनुमान एक तरह से बोल सकते हैं, लगा सकते हो। इसमें किस बारे में बात की जा रही है? बिलीव के बारे में, यानी विश्वास के बारे में। तो ये विश्वास और इन सभी चीजों के बारे में जो है, अगर कहीं पर आपने सुना हो कि किसने जो है स्टेटमेंट दिया है, अगर पता हो, बिल्कुल ही नहीं पता है तो आप लोगों को इस पे ज्यादा ये नहीं हो पाएगा। देखो, जो प्लेटो है ना, अब एक एक नाम के बारे में मैं बताती हूँ। प्लेटो जो है वो आदर्शवादी थे। वो भी नैतिकता के बारे में बात करते थे, भलाई के बारे में, किसी के भी बारे में जो है बुरा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे मोरालिटी के बारे में ये बात करते थे। मोरल आदर्शवादी में जो है ये गिने जाते हैं, नैतिक आदर्शवाद में। गेट डेवर्स इसमें नहीं है। फिर आपका आ जाता है रूजवेल्ट या विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आइडिया लगा सकते हो। ये बिलीफ के बारे में, विश्वास के बारे में और दूसरों की मदद करना, फैक्ट निकालना, इसके बारे में ये इन्होंने बहुत सारे और भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इनका आंसर सी नंबर हो जाता है, विलियम जेम्स, बिना एनी डाउट। किसने सी दिया? अच्छा, सी तो बहुत सारे लोगों ने दे दिया भाई, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है। तुक्का मारे हो तो भी अच्छी बात है, और ऐसे बोल रहे हो तो भी अच्छी बात है। चलो, अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाकर आंसर देना, ये आंसर दे सकते हो। कौशल की आवश्यकता, कौशल यानी स्किल, स्किल की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है रीजन, सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर या वैलिडेशन के लिए। स्किल की जरूरत यानी कि कौशल की जरूरत भाई, इनमें से कौन से चीज के पीछे जो है सबसे ज्यादा होगी? आपके ऑप्शन है कारण, प्रमाणीकरण, व्यवहारिक एक्सपोजर या मान्यता। इसके बारे में आपको बता देना है। ये फिक्स नहीं है, अभी एग्जाम के बारे में बिल्कुल फिक्स नहीं है। जैसे होगा वैसे हम आपको बता देंगे। मई में अनाउंसमेंट होता है। तो आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में आई होप आप लोग पूछ रहे हो, बाकी यूनिवर्सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, मई में अनाउंस करती है वो। सी नंबर, यस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एग्जैक्टली। हम स्किल यानी कौशल से क्या करते हैं? ये वोकेशनल एजुकेशन अगर आपने पढ़ा भी हो तो उसमें भी ये चीजें हैं कि हम जो है इस तरह की स्किल डेवलप करते ही हैं ताकि हम प्रैक्टिकल काम कर सके। जैसे अर्निंग हो गया, पैसा कमाना हो गया, ये सब काम कर सके। तो डेफिनेटली इसका हो जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्या सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेट के लिए आप स्किल डेवलप करते हो? नहीं। आपको मान लो कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट का पूरा सर्टिफिकेट दे रही हूँ कि हाँ आप बन गए हो, लेकिन उसके अलावा आपको जो पब्लिक एक्सपोजर है या फिर बोलो कि प्रैक्टिकल जो काम करने को मिलेगा वो नहीं दिया जाए, तो आप खुश हो जाओगे? नहीं। रीजन सिर्फ और सिर्फ रीजन के लिए क्या हम ये काम करेंगे स्किल को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वैलिडेशन मिल जाए, ठप्पा मिल जाए कि भाई हाँ ये तो सीए हैं तो खुश हो गए आप, ऐसा भी नहीं है। डेफिनेटली सी नंबर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन,
Which education commission gave suggestion for equality of educational opportunities by considering the obstacles? कौन से जो है बोल सकते हो कि एजुकेशन कमीशन ने इक्वल एजुकेशन के बारे में सजेशन दिया था? कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, जिसको कि हम लोग विश्वविद्यालय कमीशन के नाम से भी जानते हैं, मुद्देलर कमीशन या नेशनल नॉलेज कमीशन 2009? बताओ कौन सा? री एग्जाम आपको अप्रैल से मई के बीच में देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी आंसर करोगे, थोड़ा सा मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। चलिए, इसमें अब नहीं बता रहे, मैं ही बता रही। इक्वालिटी के बारे में जो सबसे पहले बात करने वाला एजुकेशन कमीशन था वो है कोठारी कमीशन 1964-66। इसने ये बोला था कि हर किसी को जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले इस प्रोविजन को लागू करवाने वाले या सुझाव देने वाले कोठारी कमीशन है। सीसीएस का फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट कैसे बनाते हैं? कॉलेज से बात कीजिए, हर कॉलेज में अलग अलग तरीके से जो है चीजें दी रहती है। ए नंबर जिन्होंने दिया सही है। चलिए, प्लेटो की विचारधारा कहलाती है, प्लेटोज आइडियोलॉजी इज कॉल्ड प्लूरिस्टिक आइडियलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म या मॉरलिस्टिक आइडियलिज्म या एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, बहुलवादी आदर्शवाद, बौद्धिकता या नैतिक आदर्शवाद या पूर्ण आदर्शवाद। प्लेटो के बारे में अभी मैंने आप लोगों को कुछ बताया भी था, अगर दिमाग में घुसा होगा तो आंसर अभी दे दोगे कि प्लेटो जो है किस तरह के आदर्शवादी थे, उनकी विचारधारा यानी थॉट प्रोसेस कैसा था। अब इन चारों में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। सी, ए, सी, सी, यस, यानी ध्यान दिए हो आप लोग। यस, मॉरलिस्टिक आइडियलिज्म, नैतिक आदर्शवाद। देखो, आदर्शवाद वाला पढ़े हो ना आप लोगों ने, फिलॉसफी के जो 4 पिलर हैं, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, आपका रियलिज्म और नेचुरलिज्म, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद। तो ये जो 4 हैं पिलर्स, ये चारों के चारों थॉट प्रोसेस है, यानी विचारधारा है। तो ये जो प्लेटो थे, इनकी विचारधारा आदर्शवादी थी, यानी आइडियलिज्म वाली थी। लेकिन आइडियलिज्म में भी ये पूर्ण वाले एकदम ट्रेडिशनल वाले टाइप के नहीं थे। इनका कहना था सही गलत को लेकर के, कि किसी भी इंसान को लेकर के अपने मन में बुरा नहीं रखना चाहिए, जेलसी नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अपने रियलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, और मोरालिटी की बात करते थे, सही गलत की। तो इसलिए इनका नैतिक आदर्शवाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, द मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज आर। ये भी आपका सोर्सेस ऑफ नॉलेज से क्वेश्चन है, यानी ज्ञान के स्रोत से अगर पढ़े हो तो आंसर दे दोगे। ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या है? कल्चर, संस्कृति जिसको बोलेंगे, इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति, यानी हर किसी की अपनी नेचुरल जो टेंडेंसी होती है, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार, या उपरोक्त सभी। बताओ, आपको ज्ञान यानी कि नॉलेज जो है किन किन रिसोर्सेज से मिलता है, कौन सा है? सी, डी? सागर भारती डी दे रहे हैं। देखो, हमने पढ़ा है सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में, जिसमें से सबसे पहला सोर्स जो आता है हमारा सेंस ऑर्गन आता है। कौन सा भाई? हमारा सेंस ऑर्गन, जिसका मतलब हो जाता है हमारी इंद्रियां, जो हमारी ये आंख, नाक, कान है, ये 5 सेंस ऑर्गन। सेकेंड हमारा आ जाता है एक्सपीरियंस, हम अपने अनुभवों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है। और उसके बाद से हमारा आ जाता है कल्चर। ठीक है, और स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती है। मानो एक ही घर में एक ही माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, कोई बच्चा जो है अच्छे से नॉलेज ले रहा है, समझ रहा है, कोई बच्चा नहीं ले रहा है। क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। तो उसी को हम कहते हैं स्वाभाविक यानी कि नेचुरल टेंडेंसी, वो भी जो है डिपेंड करती है, ये उससे भी हमें जो है अलग अलग मिलते हैं। एंड सेल्फ रियलाइजेशन तो हर किसी के लिए है, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोल सकते हो,
जिसमें कि हम अपने आप को रियलाइज करके अपने आप से भी बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया इसका? डी। चलिए नेक्स्ट देख ले। डी दिए हो गया आप लोगों, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पढ़ेगा वही आंसर देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चैप्टर जिसने पढ़ा होगा वही आंसर दे पाएगा। चलो 8 नंबर का तो भाई आंसर आपको दिख ही गया, आधुनिकीकरण होगा। एक विद्यालय के लिए सामाजिक परिवर्तन में सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, मतलब सोशल चेंजेस हो रहे हैं तो स्कूल जो है किस तरह से सोशल चेंजेस के साथ बराबरी कर सकता है, तो मॉडर्नाइजेशन। अगर स्कूल जो है पुराने ख्यालात और पुरानी चीजों को फॉलो कर रहा है तो जो चीजें अपडेट हो रही है, जो सामाजिक तौर पे चीजें चेंज हो रही हैं, उसको जब एडॉप्ट नहीं करेगा तो सोशल चेंज के साथ कैसे मैचअप करेगा? तो डेफिनेटली इसका हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन। आ जाते हैं 9 नंबर, ये आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके प्रबल समर्थक थे? सेक्युलरिज्म के, नेशनलिज्म के, आइडियलिज्म के, या नन ऑफ दी एबव? धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, आदर्शवाद, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बोलो। जो एटलीस्ट आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको तो आंसर दे ही देना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, आ गया आंसर, वाह। बी, सी, कौन है सी भाई? आंसर तो इंस्टा लवर, ए। बस ए नंबर सही है, एक का अभी तक। वीएस सर का भी सही है, सागर भक्ति सही है, ए नंबर है इसका। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, बी आर अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते ही कि ऊंच नीच और ये जात पात को जो है ये हटाना चाहते थे। वो उनके बारे में तो पढ़ा ही होगा, उस सारा लॉ सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने जो किया है, तो ऑफ कोर्स सेकुलरिज्म हो जाएगा। 10th नंबर, whose statement is this? Education should prepare the way for reason by the proper exercise of sense. यह किसका बयान है? शिक्षा को ज्ञान के उचित प्रयोग द्वारा तर्क के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। मैकडोगल, रूसो, रॉल्स, या टीपी नन? ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तुक्का मारोगे आप लोग? मारो। हाँ, बी, ए, टचबिलिटी, क्या भाई? अच्छा, टचेबिलिटी। हाँ, इसका आंसर आप लोग का रूसो हो जाएगा, बी नंबर है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे ही देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 नंबर, डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज हुज कंट्रीब्यूशन? प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, या नेचुरलिज्म? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति का योगदान किसका है? डायरेक्ट मेथड जो है बच्चों को सिखाने के लिए, वो कौन से वाद ने बोला है? कौन से ये चारों जो है थॉट प्रोसेस उसके समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं? कौन सा है ये? ओम नमः शिवाय। व्यवहारवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, या प्रकृतिवाद? बताओ कौन है सपोर्ट करने वाला डायरेक्ट मेथड को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आदर्शवाद और ये सभी से क्वेश्चन रहता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। बी, नहीं भाई, नहीं पढ़े हो तब। इसका आंसर डी नंबर है, नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद ये बोलता है कि बच्चों को जो है नेचुरल तरीके से ही चीजों को समझानी चाहिए, यानी डायरेक्ट जो है, जो हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, उसके थ्रू समझानी चाहिए। ये क्लासरूम में बैठा करके करिकुलम बना करके बच्चों पे फोर्सफुली अगर आप पढ़ा रहे हो, इसको नेचुरलिज्म उतना सपोर्ट नहीं करता है। उनके अनुसार बच्चों को इस प्रकृति में, इस नेचर में खुले छोड़ देना चाहिए। इस प्रकृति, इस नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चे जो है सीख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म।
नेक्स्ट, आदर्शवादियों के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? देखो, नेचुरलिज्म वाला हमने समझ लिया, प्रकृतिवाद जो है डायरेक्ट मेथड को सपोर्ट करता है, आदर्शवाद किसको करता होगा? थोड़ा दिमाग लगा और बोलो। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, द बेस्ट मेथड फॉर गिविंग एजुकेशनल टू चिल्ड्रेन इज क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड, या ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड, या इंडक्टिव मेथड। प्रश्न और चर्चा पद्धति, या ह्यूरिस्टिक पद्धति, या अभ्यास या पुनरावृत्ति, या आगमनात्मक विधि, बताओ। आदर्शवादी देखो होते क्या थे, आदर्शवादियों का कहना था कि ट्रेडिशनल चीजों को वो मानते थे। उनका कहना था कि हमें दूसरों से जेलसी, कंपटीशन, ये सब नहीं रखना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, हमारे अंदर क्या पावर है क्या नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते थे। इनका ये भी कहना था कि अगर बच्चों को हमें सिखाना है तो जितना ज्यादा बच्चे, इससे आंसर मिल जाएगा आप लोग को। इसका आंसर ए नंबर है बाबू, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन एंड डिस्कशन मेथड होता है। इनके अनुसार कि जब हम बच्चों को कुछ चीजें सिखाना चाहते हैं तो पहले उनको क्वेश्चन करने दीजिए, उनको पूछने दीजिए, वो जब अपने दिमाग से चीजों को पूछ रहे हैं तो उसको आंसर कीजिए और डिस्कस कीजिए उस बात पर। तो इन चारों में से, ऐसे तो आदर्शवाद का और भी मेथड है, लेकिन इन चारों में से आपका प्रश्न और चर्चा पद्धति ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सुकरात के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सुकरात फिलोसफी? सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध, या हाईएस्ट वैल्यूज, या खुद को जानिए, नो देमसेल्फ, या आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अभी सुकरात के बारे में जो है चीजों को बताइए कि वो किस तरह की चीजों को जानते थे या चाहते थे, उनके अकॉर्डिंग जो है दर्शन यानी कि फिलोसफी के क्या मेन जो है प्रिंसिपल हो थे। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसी के अनुसार आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। ए नंबर यानी सेल्फ रियलाइजेशन आपके अकॉर्डिंग? ए नहीं, देखो इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, नो देमसेल्फ, यानी खुद को जानिए। आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन भी सही है, लेकिन एग्जैक्टली सुकरात का ये कहना था कि हमें किसी और को जानने से पहले खुद को जानना चाहिए, ये वर्ड ही वो यूज करते थे, नो देमसेल्फ यानी अपने आप को जानो, खुद को जानो। तो इसका, इसलिए इसका आंसर सी नंबर है। वैसे सेल्फ रियलाइजेशन भी मिलता जुलता है, आसपास में ही उसका आंसर है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन डीवी द्वारा नहीं लिखा गया है? जॉन डीवी ने इसमें से किसको नहीं लिखा है? द स्कूल एंड द करिकुलम, स्कूल और पाठ्यक्रम, या मनुष्य की शिक्षा, या लोकतंत्र और शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मैन, या मनुष्य की शिक्षा, ओ सॉरी यहाँ से आंसर है, चलो अब यहाँ से आंसर है। इसका आंसर एक्चुअली में हो जाएगा मनुष्य की शिक्षा। ये जॉन डीवी का नहीं लिखा हुआ है। मैं बता देती हूँ जॉन डीवी के बारे में थोड़ा सा। जॉन डीवी जो है ना, स्कूल एजुकेशन पे बिलीव करते थे। उनके अनुसार बच्चों को स्कूल एजुकेशन जो है सोसाइटी, समाज के साथ जोड़ के देना चाहिए। अगर समाज में, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो स्कूल एजुकेशन में भी चेंजेस दिखाए जाने चाहिए। जॉन डीवी चाइल्ड सेंटर्ड के सबसे बड़े समर्थक थे। उनके अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही होना चाहिए, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के जो है आप बोल सकते हो कि उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो है उनको एजुकेशन देना चाहिए। तो इसका जॉन डीवी का आंसर जो है इसमें मनुष्य की शिक्षा यानी कि एजुकेशन ऑफ मैन, ये इनका लिखा हुआ नहीं है। एंड द रेस्ट ऑफ जॉन डीवी का लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी का लिखा हुआ है। इसमें ये डेमोक्रेसी यानी हर किसी को अपनी बात कहने की बात कहते थे। द स्कूल एंड द करिकुलम ये भी है। तो ये दो उनका लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यही आप लोगों का जो है क्वेश्चन है आज का। नॉलेज से ज्यादातर क्वेश्चन था, ज्ञान से, तो किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, तो ये अलग बात है। थोड़ा सा टॉपिक तो ये डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि आप पढ़े हो तो आंसर दे पाओगे, नहीं तो आपके ऊपर से निकलेगा। आप सोचोगे कुछ और आंसर, एग्जैक्टली जो है कुछ और आंसर होगा।
तो बिना पढ़े इसका आंसर नहीं दे सकते। चलिए अब हम कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे मंडे को। मंडे से जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में करेंगे। जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को 100% करके जाना चाहिए, लर्निंग टीचिंग में, कंटेम्प्रेरी में, नॉलेज एंड करिकुलम में, ये सब में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% करना चाहिए। ये क्लास हमारा नेक्स्ट वीक से होगा, ठीक है। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें भी चांसेस रहेंगे आपको बहुत ज्यादा मैच करने के, ठीक है। गुड इवनिंग। हाँ बाबू, सेकेंड ईयर में भी ऑप्शनल है, फर्स्ट ईयर में भी ऑप्शनल है। और अब ऐसे तैयारी करो, ऐसा नहीं कि सभी अपने सिर पर हेडेक मत ले लो कि हाँ ये है क्या करना है। एकदम सीक्वेंस से चलो, जो जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले लो। मैम फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास कितने बजे होती है? 4 बजे रहेगी, लेकिन पहले सुन लो मेरी बात। आज का जो क्लास है वो फर्स्ट ईयर के लिए भी है। एनसीएफ 2005 ये वाला जो चैप्टर है आप लोग का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में रहेगा। ये बात समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में रहेगा। एंड ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर वन सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट में जो है ये सारे मिलेंगे। अवध का एग्जामिनेशन जुलाई लास्ट वीक तक या अगस्त में जा सकता है, ठीक है। ठीक, चलो अब स्टार्ट करें। देखो एनसीएफ 2005 से फिक्स क्वेश्चन है, 100% फिक्स, नॉट 99, नॉट 99.9%, एग्जैक्टली 100% फिक्स क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से रहता है। हाँ जी, डेली 4 बजे ये क्लासेस रहती है, बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हो। और हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे एंड देन टॉपिक भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को मटेरियल चाहिए, क्लासेस चाहिए, लाइव क्लास जो है आगरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का चलाया जाता है, वो आप हमारे ऐप से, जो हमारा कैटलिस्ट सोनी ऐप है वहां से जाके ले सकते हो। वहां से MCQ नोट्स भी आपको मिल जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों लेना चाहो वो भी मिल जाएगा। बहुत जल्द हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं, मॉक टेस्ट की भी तैयारी आप लोगों के लिए रहेगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। और आप लोग जो है या तो पेड बैच ले सकते हैं, पेड बैच में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव, MCQ नोट्स, PYQ, टेस्ट, सारा कंबाइंड रहता है आप लोगों का पेड बैच में। हाँ जी, ये 4 बजे डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। चलो आ जाए, थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई कर ले। चलो एनसीएफ 2005 जो हमारा है, इसको पहले तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना। एनसीएफ 2005, सबसे पहले एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है उसको रखना है याद। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2005 वाला है, ये याद रखना है। इसके जो है 5 सिद्धांत बनाए गए थे, 5 प्रिंसिपल, और उस 5 प्रिंसिपल से घुमा फिरा करके क्वेश्चन रहता है। मैं आपको फिर से बता रही हूं, ये ऐसा टॉपिक है जो 100% आप लोगों के एग्जाम में रहेगा, एकदम रहेगा। और एक पेपर में नहीं, 2-3 पेपर में, स्पेशली सेकेंड ईयर में तो सभी पेपर में रहेगा। और फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, मैथड पेपर, कंटेम्प्रेरी, इन सभी में फिक्स रहता है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि आप लोगों को छोड़ेगा ही नहीं। चलिए सबसे पहले 5 सिद्धांत के बारे में जान लो, कौन कौन से 5 प्रिंसिपल है। सबसे पहला 5 प्रिंसिपल है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के ज्ञान से जोड़ा जाए। जो स्कूल का ज्ञान है, जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, वो बाहर के जीवन से जोड़ना है। ये पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल जो है ये रखा गया है। सेकेंड आप लोगों का है पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्ति, रोट मेथड का बैन किया गया है, रोट मेथड को पूरी तरीके से हटाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे, जो करिकुलम रहे वो बुक सेंटर्ड ना रहे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड ना रहे। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, लचीला बनाया जाए, जो क्लासरूम एक्टिविटी हो वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें चेंजेस होना चाहिए। और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है विद्यार्थी तैयार हो और अपने राष्ट्र के, अपने देश के बारे में सीखे, समझे और उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग काम करे। चलिए क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लो।
फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब यहां से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी क्या करना है। चाइल्डहुड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साधना आप ऐप से ले लीजिए या टेलीग्राम से ले लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। ये सीटेट में भी ये चैप्टर जो है बहुत पूछा जाता है। सीटेट 2018 में पूछा गया है, आगरा यूनिवर्सिटी में आप लोगों के पूछा गया है, हर जगह है। तो मानववाद यानी ह्यूमनिज्म, व्यवहारवाद, चयनवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव थ्योरीज। आंसर देना स्टार्ट कर दो। बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 जो है किस चीज से लिया गया है। इस बार का एनसीएफ 2005 जो है कैसा है, व्यवहारवादी है, बिहेवियरिस्टिक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कैसा है? सीबीएलयू का, अच्छा ठीक है, टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, प्लीज वहां से ले लेना। 1 नंबर 1 का डी, इट मीन्स नेहा डी दे रही है। नहीं नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अफसोस हो रहा है मुझे, लेकिन चलो ठीक है। 2005 एनसीएफ के पहले जितना भी एनसीएफ आया था, याद रखना, इसके पहले 4 एनसीएफ आया था, तो जितना भी एनसीएफ आया था, 3 आई थिंक था, तो वो व्यवहारवाद था। इसके पहले वाला जो था वो व्यवहारवाद था, यानी कि बिहेवियरिस्टिक था, ठीक है। लेकिन जो 2005 एनसीएफ आया, टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए। जो आया इसका ये था कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिसको कि हम संरचनावाद, चयनवाद ये बोलते हैं, जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी पर जो है ध्यान दिया जाता है। रचनावाद बोलिए, चयनवाद बोलिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। किससे प्राप्त की है? कंस्ट्रक्टिविस्ट से। और इसके पहले का जो भी था एनसीएफ, वो सब के सब जो है व्यवहारवाद थे, ठीक है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज बीन आंसर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा जो है आंसर किया गया? देखो, एनसीएफ 2005 के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में जानना जरूरी है। ये जब बना हमारे कंट्री में तो पूरे देश में एक जैसा करिकुलम लाया ही गया, लेकिन करिकुलम का जो है स्टैंडर्ड भी बढ़ाया गया है। तो इसमें बोल रहा है कि जब लिया गया तो किससे लिया गया है? हाँ, 2005 के पहले जितने भी एनसीएफ थे वो बिहेवियरिस्टिक थे, व्यवहारवाद थे, लेकिन 2005 एनसीएफ से जो है संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए हैं, ठीक है। इसका ए है, देखो लिए गए हैं, अब इस समझना, इसको लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना से। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना, अब इनकी रचना जो थी उससे लिया गया है, और उसका जो टाइटल था वो सभ्यता और प्रगति उठाया गया है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। हमेशा याद रखना, इसका जो बेस रखा गया है, यस इधर में अब राइट दे रहे हैं आंसर, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किसकी रचना से लिया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना से लिया गया, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बीटीसी का पेपर आपको लास्ट में होगा, जुलाई के लास्ट तक। कुछ बच्चे जो है, मुझे पता है कि आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड भी कर रहे हैं और बीटीसी भी कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग कर ही रहे हो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लोग का लास्ट तक होगा, बीटीसी लास्ट में होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। द गाइडलाइन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कम्स अंडर, ज्ञान को स्कूल के बाहर ही के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई जो है रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, या सभी? बताओ।
ऑप्शंस इंग्लिश में भी देख लो। द गाइड इसमें है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, या स्टडी फ्री फ्रॉम रोड सिस्टम, या मेक द एग्जाम इजियर, और फोर्थ नंबर बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव। बताओ कौन सा होगा भाई इसमें। यहां पर जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश, अभी मैंने आप लोग को 5 प्रिंसिपल पढ़ाए ना, उसमें से जो है जो भी 5 था उसके अनुसार आंसर दो, वही दिशा निर्देश था। क्या हो जाएगा? नीतू ए दे रही है, बाकी लोग डी, कोई बी भी दे रहा है। जो मैंने आपको 5 पढ़ाया उसमें ये तीनों के तीनों थे, इसका आंसर 4 नंबर होगा। ठीक है। Which statement is true about the guiding principle of National Curriculum Framework? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में जो अभी प्रिंसिपल पढ़े हो, कौन सा सत्य कथन है, कौन सा सही वाला है? आपके ऑप्शंस है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, उसमें बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ में आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, या स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, या ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए। आपके ऑप्शंस ध्यान से समझना। लेसन डिस्कशन शुड बी टेक्स्ट बुक फोकस्ड, concepts that are not understood should be kept within the learning process, या knowledge gained in school should be linked to outside of the life। फोर्थ नंबर बोल रहा है ओवरराइडिंग आइडेंटिटी बेस्ड ऑन नेशनल कंसर्न शुड बी इग्नोर्ड। बोलो इसमें जो प्रिंसिपल अभी आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा सही होगा? इसमें सी नंबर, डी नंबर नहीं होगा। सी नंबर क्या बता रहे? स्कूल में प्राप्त होने को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यस करेक्ट है आप लोग, ऑफ कोर्स सी होगा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक डैश है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग अ डैश ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, या सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, नॉलेज ब्लॉकिंग प्रोसेस, या लर्निंग इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल डेवलपमेंट, या नीदर ऑफ द एबव। बताओ कौन सा सही होगा? सी। इसका आंसर दो जल्दी से। ए, स्माइली ने ए दिया है। चलो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, स्माइली बता रही है। नेहा ने ए दिया है, प्रीति ने सी दिया है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है। चलो ठीक है। नेहा सौरभ का सी है, रश्मि ने ए दिया है, नेहा चौहान सी है, डॉली गोयनका ए है, कुछ इंडियन ए इज राइट ऑप्शन नीतू के अकॉर्डिंग, एंड बाकी सी ए। मतलब आप लोग कंफ्यूज बकायदा जो है ए और सी में हो रहे हो, राइट? चलो बिल्कुल मैं आप लोगों के पॉइंट को समझ रही हूँ कि ए और सी में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। एनसीएफ 2005 जो है ज्यादा फोकस, अगर पूरा एनसीएफ के पढ़ते हो ना तो उसमें समझ में आता है कि एनसीएफ जो है ज्यादा फोकस नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे किया है, कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन हमें किस प्रकार करना है, हमें किस प्रकार का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चों तक इजी पहुंचे और उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, प्रोसेस इजी हो, उनको समझ में अच्छे से आए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 आंसर जो है ए नंबर होगा, ए वाला होगा। सी वाले जो बच्चे बोल रहे हैं कि सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा था, इसलिए उसने ए को रखा हुआ है, ना कि सी को। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, राइट? हो सकता है कि हमें जो
ये भी सही है, लेकिन वो एनसीएफ ने इसको जो है बोल सकते हो कि लर्निंग का डेफिनेशन उसमें उसने ऐसा नहीं दिया है। नेक्स्ट चले, ए नंबर होगा, जिनका ए हुआ उनका सही है। 5, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। According to NCF 2005, how education needs to be planned in child-centered pedagogy. किस तरह का जो है प्लानिंग होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में। आपके ऑप्शंस हैं अभिरुचि के अनुरूप, यानी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहाँ टेस्ट रखो, इंटरेस्ट रखो, ठीक है, क्योंकि रुचि लिखा हुआ है ना इसलिए, और या आर्थिक स्तर के अनुरूप यानी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस, या सामाजिक स्तर के अनुरूप यानी अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस, या शारीरिक स्तर के अनुरूप यानी फिजिकल लेवल के अकॉर्डिंग। बताओ, 4 नंबर बोल रहा है फिजिकल, 4 ऑप्शन बता रहा है फिजिकल यानी शारीरिक। आप लोग बताओ भाई कौन सा होगा, कि किस तरह का एजुकेशन जो है एनसीएफ 2005 ने सपोर्ट किया है। ए, ऑल करेक्ट, यस, ए नंबर सही है, बिल्कुल करेक्ट है, गुड। सिक्स नंबर, बच्चों की शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फिजिकल एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। क्या जरूरी होगा, योग, औपचारिक खेल या अनौपचारिक खेल या उपरोक्त सभी, योगा, फॉर्मल गेम्स, कैजुअल गेम्स या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ कौन सा जरूरी होगा भाई। इसका ए है नोटी, दृष्टि, स्माइली, नेहा, डी, डी, इसका डी होगा, बिल्कुल है। देखो बच्चे को हम फिजिकल फिट करना चाहते हैं और मनोसामाजिक भी यानी कि साइकोलॉजी के तौर पे भी फिट करना चाहते हैं, तो हम योग भी करवाएंगे, औपचारिक खेल जो फॉर्मल खेल होता है वो भी करवाएंगे, अनौपचारिक भी करवाएंगे, तो हमारा आंसर 4 नंबर होगा। यस, डिफिकल्ट तो है नहीं ये। 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन द क्लासरूम। किस तरह का रोल होना चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में, एज अ कैटलिस्ट यानी कि हमारे चैनल का नाम, आदेश के रूप में यानी एज अ ऑर्डर, या एक नेता के रूप में एज अ लीडर, या 4 नंबर बोर्ड है नन। बताओ, ए ले ले, चैनल का नाम ही ले लेते हैं ना, कैटलिस्ट। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो याद ही रखोगे। यस, क्या होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के रूप में बोल रहा है। उत्प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेटर, जो कि आपको मोटिवेट करे, जो आपको जो है आगे बढ़ाए। तो यस, कैटलिस्ट। एनसीएफ बोलता है कि आज के टाइम में जो टीचर का रोल हुआ है वो मोटिवेटर का है। वो बच्चे को उंगली पकड़ा करके नहीं चलाएगा, वो बच्चे को देखेगा कि बच्चा चल रहा है, जहां वो गिरने लगेगा या जहां उसको सपोर्ट की जरूरत होगी बस वही सपोर्ट करेगा, ना कि हर जगह पे उंगली पकड़ा करके चलेगा। ये एनसीएफ नहीं मानता है। ठीक है, करेक्ट, यस, याद रखना है ना। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें एक और वर्ड जो है देता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 टीचर का रोल क्या है, तो वहां पे ये वर्ड याद रखना, फैसिलिटेटर का, फैसिलिटेटर इंग्लिश में, और हिंदी में होता है सुविधादाता। ये दो मतलब कि वर्ड चेंज कर देता है, वर्ड चेंज कर देता है। यहाँ पर जैसे कैटलिस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको फैसिलिटेटर दे देता, यहाँ पर आपको सुविधादाता के रूप में दे देता, तो दोनों में से कोई भी नाम, तो नाम दोनों वर्ड अपने दिमाग में रखना है कि टीचर का रोल एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग सुविधादाता का है। बच्चे को जहां जरूरत है वहां हेल्प कीजिए, बच्चे को जिस चीज की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए उसमें हेल्प कीजिए। ठीक है,
तो वही काम जो है एनसीएफ दिया है अभी टीचर को। चलिए गुड, नेक्स्ट। अच्छा लग रहा है क्योंकि आंसर भी कर रहे हो, अब आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि एनसीएफ किस चिड़िया का नाम है। एनसीएफ से क्वेश्चन 100% रहेगा और सभी सब्जेक्ट में रहेगा, स्पेशली सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो समझ ले 15 से 20 नंबर पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट में मिला करके ये दे देगा, इसलिए कोई कोताही नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन आ गया। विच इज नॉट ट्रू एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं या स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। All the children have the capacity to learn. All children are naturally motivated. या children learn the same way on an individual level. या learning takes place both inside the school and outside the school. बताओ। Yes, the role of teacher यही रहा कि वो फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है, कैटलिस्ट है, यही है। सी आंसर दे रहे हो आप लोग, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हो, वेरी गुड, बट आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से नहीं सीखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो एक जैसे कैसे सीखेंगे। यस, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, 9th, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, इन विच लैंग्वेज शुड एजुकेशन बी इम्पार्टेड टू चिल्ड्रेन। जो माइनॉरिटी वाले बच्चे होते हैं उनको किस भाषा में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। आपके ऑप्शंस है उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, या सभी में, इन देयर मदर टंग, इन इंग्लिश, इन हिंदी, या इन ऑल ऑफ दी अबव। बताओ, सोच करके आंसर देना है। वेरी गुड, सोच कर आंसर देना एकदम, मतलब इसमें गलत नहीं होना चाहिए। जो डी बोलेगा उसको मैं पकड़ूंगी अभी, नॉट टी। ए मदर्स लाफ, वाह, दो लोग डी दिए हैं, शशि प्रभा ने भी डी दिया है, और बाकी इसका आंसर ए नंबर होगा, याद रखना। मातृभाषा में छोटे बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू किसी भी भाषा से कोई मतलब नहीं, उसका जो मदर टंग है, जो भाषा बोल रहा है, उसी में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी में हो, चाहे किसी में भी हो, लेकिन उसका जो है मदर टंग में ही होना चाहिए। वेरी गुड। दो लोगों ने सिर्फ गलत दिया, एटलीस्ट सभी ने, बाकी सभी ने सही दिया। 10 नंबर, विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। वेरियस क्रिटिकल पैडागोजीज फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डैश थ्रू ओपन डिस्कशन एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव। देखो, होता क्या है कि क्लासरूम में जब हम पढ़ाने को जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे पैडागोजिकल इश्यूज होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। टीचर, एज अ टीचर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा उस क्लास में वो बच्चा है ना, वो ऐसे पढ़ता है, उसको ये प्रॉब्लम है, ऐसे सिखाना होगा। तो जब हम ये इस तरह के इश्यू होता है तो हम लोग को ये डिस्कशन, जब हम ओपन डिस्कशन करते हैं यानी ग्रुप में डिस्कशन करते हैं एज अ टीचर, तो उसमें डिसीजन कैसा लिया जाना चाहिए। डिसीजन जो है वो सामूहिक होना चाहिए, यानी कि पूरे ग्रुप से सलाह मशवरा करके होना चाहिए, या इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए, या फिर जो है स्वार्थ निर्णय, मतलब ऐसे जो चल रहा है सो चल रहा है वैसा टाइप का, या इनमें से कोई नहीं। कैसा डिसीजन जो है हम लेंगे। मैं ही हूँ, स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मुझे क्लास 7th में ऐसे प्रॉब्लम हुआ, हम लोग स्टाफ रूम में बैठेंगे, टीचर्स डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल को भी इंक्लूड करेंगे, डिस्कशन होगा, तो डिसीजन किसका होगा, इंडिविजुअल मेरा होगा या पूरे ग्रुप का होना चाहिए। बताओ कौन सा डिसीजन बेटर होगा, यहां पे कहने का यही है। चलो गुड, यस। जब
कोई भी डिस्कशन जो है ओपन हो रहा है, खुले विमर्श में हो रहा है, ओपनली हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस समय डिसीजन किसी एक इंसान का नहीं हो सकता। और वो अगर लेगा, जबरदस्ती लेगा, नहीं मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, मैं बोल रही हूं तो बोल रही, यही होगा, तो वो रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। इसीलिए सभी के सलाह मशवरा से ही एक डिसीजन लेना चाहिए। यस, गुड। 11 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, या अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या इनमें से कोई नहीं? यस, मीटिंग के जैसा। मुझे लग रहा है इसका आंसर सही से दोगे, लेकिन समझ करके देना। इंग्लिश में भी ऑप्शन देख लो, एनुअल एग्जाम्स, डेली एक्टिविटीज, हाफ ईयरली एग्जाम, या नन ऑफ दिस। इसमें बोल रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा असेसमेंट बच्चों के लिए सही होगा। सोच समझकर आंसर देना। बी नंबर 2, यस, गुड, बी। दैनिक गतिविधियां, याद रखना, डेली एक्टिविटीज। एनसीएफ 2005 कभी भी जब आया ना, तो उसके बाद इवैल्यूएशन में यानी मूल्यांकन में बहुत सारे चेंजेस किए गए। और पहले के टाइम, इसके पहले हमारे कंट्री में जो एग्जाम होता था वो या तो एनुअल एक होता था पूरे 12 महीने के बाद, और एक हाफ ईयरली होता था। लेकिन जब एनसीएफ 2005 बना, तो उसके बाद इवैल्यूएशन पे चर्चाएं होने लगी, डिस्कशन हुआ, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो एग्जामिनेशन होगा 1-2 से नहीं होगा, डेली बेस पे हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना होगा, उनको असेस करना होगा। तो इसका आंसर डेफिनेटली जो है बी नंबर है। 12 नंबर, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। इन ओवरक्राउडेड क्लासेस इट इज फ्यूटाइल टू टॉक ऑफ डैश टीचिंग। पहले के क्लास आप जानते हो, 2005 एनसीएफ के पहले एक क्लास में 100 बच्चे बैठते थे और टीचर उसको हैंडल कर रहा है। तो ओवर क्राउडेड क्लास में जब टीचर क्लास लेता है तो क्या बेकार हो जाता है, क्या निरर्थक हो जाता है, कौन सा मीनिंगलेस हो जाता है? ऑप्शन, आपके ऑप्शंस है पिछड़े यानी बैकवर्ड चीजें, या सामान्य चीजें, या कक्षा केंद्रित चीजें, या सृजनशील। क्या चीजें जो है बेकार हो जाए, किस तरह की टीचिंग जो है बेकार हो जाती है, किस तरह की टीचिंग की बात करना जो है बेकार हो जाता है? क्रिएटिव होगा इसका आंसर, सृजनशील। मतलब कि जब ओवर क्राउडेड है और मैं ये बात कर रही हूं कि हमें ऐसे पढ़ाना है, मैं ऐसे आज पढ़ाऊंगी, आज मैं ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करूंगी ताकि आप लोग से इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वो एक तरह से बेकार है, क्योंकि उतने सारे बच्चों में जो है आप बच्चों पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे और कुछ बच्चे ध्यान नहीं देंगे। तो सृजनशील यानी एक्टिविटी, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज है ओवर क्राउडेड में बेकार हो जाती है। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, या परिवार की असफलता को। यह क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इफ चिल्ड्रन फेल देन दे शो, अगर बच्चा फेल हो जाए तो किसकी असफलता ये कहलाएगी? बच्चे की, या फिर स्कूल की, या सोसाइटी की, या फैमिली की? ये क्वेश्चन आता है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है क्लास में, स्कूल में, तो वो किसका फेलियर कहलाएगा? मेरा, आपका? बी नंबर, स्कूल की। बिल्कुल सही है, ए राइट ऑप्शन इसमें नहीं होगा बाबू, उसकी अपनी असफलता नहीं होगी। एनसीएफ 2005 जो है ये बोलता है कि देखो यहाँ पर ना, स्कूल की जगह अगर किसी में टीचर रहता ना, तो टीचर का नाम आता, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये बोलता है कि अगर 30 बच्चों में से एक भी बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उस बच्चे की गलती नहीं है, ना ही वो बच्चे का फेलियर, टीचर का फेलियर है। टीचर फेल हो रहा है, तो यहाँ टीचर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने स्कूल किया कि स्कूल भी तो टीचर स्कूल में ही रहेगा ना, तो इसीलिए स्कूल को जो हमने टिक किया है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है, सब फॉल्ट टीचर का है,
और अगर कोई भी बच्चा फेल हो रहा है या नहीं सही से लर्निंग कर रहा है तो इसमें टीचर जो है फेल हो रहा है, टीचर को अपना चेंज करना चाहिए मेथड। 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स टीचिंग का। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी एम्ड एट, किस चीज पे एम करना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचने पे, अमूर्त निर्माण करने पे, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, या उपरोक्त सभी। बताओ। गलती बच्चे की है, लेकिन आजकल टीचर के ऊपर ही सब गाज गिरता है, बच्चे की गलती नहीं माना जाता है। यही तो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फोकस भी हम बच्चे को करेंगे और बच्चे की गलती भी नहीं होगी। सोचो। बच्चे अपनी गलती कभी नहीं मानते, नहीं वो मान भी उनको, और हम ये राइट ही नहीं दे रहे, हम डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा ये हमारी गलती है, उनको हम ये राइट नहीं दे रहे। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यस। ठीक है, चलिए। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। गणित, पर्यावरण, भाषा, मातृभाषा। शुड अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न परवेड द एंटायर स्कूल करिकुलम। देखो इन्वायरमेंट हमें के बारे में हमें पढ़ाना है तो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, सिंपल क्वेश्चन ये है। मैथ्स में पढ़ाएं, पर्यावरण में पढ़ाएं, भाषा में या मातृभाषा में। मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट या लैंग्वेज या मदर टंग, किस में कौन पर्यावरण के बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो कौन से सब्जेक्ट के थ्रू हम देंगे। इजी है ये, बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी है। हाँ इजी है, कभी कभी बच्चों को लगता है ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लैंग्वेज को टिक करके आ जाएंगे। यस, हुआ डी नंबर, एक ही रॉन्ग हुआ है। देखो आप लोगों को ना कुछ टॉपिक मैं बता रही हूँ कि आज से अभी बैठ करके जो है टॉपिक देखोगे, जो पेड बच्चे हैं उनको पता ही ऑलरेडी, तो आप लोग तैयारी जो है ना अब उसी तरह से करोगे। आप लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव में पहले देख लो और एमसीक्यू से प्रैक्टिस करो। मैं मतलब ऐसा टॉपिक बता रही हूँ ना जो सभी सब्जेक्ट में अभी पूछेगा। सबसे पहले तो एनसीएफ 2005 कर लोगे, ठीक है, ये अभी हमने कर भी लिया। सेकेंड है एनईपी 2020, बहुत क्वेश्चन रहेगा इन सभी टॉपिक से, ठीक है। थर्ड आप लोगों का रहेगा आरटी एक्ट 2009, ये वाला टॉपिक भी हर जगह टच करेगा। फोर्थ नंबर रहेगा ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्वेश्चन तो भर भर कर देगा, अगर ये क्लियर कर लेते हो तो इसी से पास भी हो जाओगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी, और क्या रहता है, चलो फिलहाल चार ही रखो। चार टॉपिक ऐसा है जिसको आपको हर सब्जेक्ट लिए, नॉट ओनली लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, सॉरी नॉलेज अक्रॉस करिकुलम, हर सब्जेक्ट के लिए, और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के लिए है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के लिए ये रहेगा। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटीएक 2009 एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये चार टॉपिक हर सब्जेक्ट में देगा, किसी एक सब्जेक्ट की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। चलो आरटी 2009 है बाबू। तो अब हम लोग कब मिलेंगे, कल मिल रहे हैं, और कल भी मैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका प्रैक्टिस आप लोग को अच्छे तरीके से पूरे अच्छे से करना है। तो उसमें लग के जम के करना है, ऐसा नहीं कि लाइटली लेना है, वैसा कुछ नहीं करना है।